dear students, welcome all of you on Akshi Academy YouTube channel. स्टूडेंट मैं डिम्पल कटारिया आपकी फिजिक्स टीचर आज आपको कराने जा रही हूँ 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 5th लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस कर लिया था और अब कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, जिसमें हमें उसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर क्या करना है, फिलहाल एक छोटा सा जो टॉपिक है उसको समझना जरूरी है। तो वो जो टॉपिक है दैट इज मोमेंटम। तो पहले ना हम मोमेंटम को अच्छे से समझ लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। जब हमारे पास मोमेंटम अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो हम कॉन्सेप्ट लेंगे किसका, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो बच्चे जो मोमेंटम होता है आप इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है, P से डिनोट करते हो आप। और लीनियर मोशन में क्या होता है कि कोई पार्टिकल जब क्या कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है, ओके, मोशन कर रहा होता है, तो मोशन करते समय उसको क्या चाहिए होती है, वेलोसिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है जो मूवमेंट कर रहा है उसके अंदर क्या चाहिए, हमें एक वेलोसिटी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद एक पार्टिकल की बात करोगे तो उस पार्टिकल के अंदर क्या है, उसका खुद का मास है। तो जब आप लीनियर मोशन में क्या करते हो, मास को मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तो वो जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसको आप क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। सो इट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। क्लियर? सो P इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इन लीनियर मोशन। अब कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पर इसे डिनोट कैसे करेंगे। मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से और वेलोसिटी को हम करते हैं v से। सो ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर? अब बच्चा आपके पास जो m है ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेरी गुड। और v जो है वेलोसिटी, ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब आप किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेक्टर ही आपको मिलता है। तो बच्चों अगर आपको इसका रिजल्ट वेक्टर मिलेगा, इट मीन्स कि जो p है आपके पास वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। अब कॉन्सेप्ट आता है कि p अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी फिर डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी। तो अगर हम देखें तो डायरेक्शन या तो m मास के लिए होगी या फिर वेलोसिटी के लिए, बट मास इज द स्केलर क्वांटिटी और मास हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इट मीन्स कि जो भी आपके पास मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो किसकी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ओके, सो इट्स डायरेक्शन इज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो अब अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर v इंटू m। सो ये आपके पास यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर बच्चों? तो जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसके डेफिनेशन को समझते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि हम समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी यूनिट। तो यूनिट बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं SI सिस्टम के अंदर। ओके, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ओके, एंड वेलोसिटी इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सिमिलरली आप इसकी CGS यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। CGS में ये आपके पास होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आपके पास आता है इसका डायमेंशन। तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन के लिए आप इसके फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं। इसमें मास आता है, मास यानी कि m1 मीटर, दैट मीन्स L1 एंड सेकेंड इनवर्स m1 L1 T-1, ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ये तो देख लिया कि ये आपके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। अब यहाँ पर हमारे पास इस डेफिनेशन के, मतलब इस कॉन्सेप्ट के कुछ कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। सो हम इनके कंसिक्वेंसेस में नंबर 1 कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या आपने देखा कि जो मोमेंटम है वो किस किस से मिलकर बना है, मास से और वेलोसिटी से। इसका मतलब ये हुआ कि वो किस किस पर डिपेंड करेगा, मास पे और वेलोसिटी पे। तो यहाँ पर अगर हम ये ले लेते हैं कि m जो है वो कांस्टेंट है, ओके, इफ मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट तो उसका मोमेंटम क्या होगा। तो बच्चों देखो, जब भी आपके पास मास कांस्टेंट होता है तो P इक्वल्स टू mv के अकॉर्डिंग आपका जो P है वो किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी देन मोमेंटम भी ज्यादा होगा,
अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर आप वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच में क्या करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो, तो वो आपको कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस तो ये हुआ हमारा। अब सेकेंड हम देखते हैं क्या, हमने जैसे कहा कि मास कांस्टेंट है, ऐसे वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यानी कि मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर दो पार्टिकल लोगे तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सेम वेलोसिटी से जब वो मूव करता है तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपका मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स अगर आपका मास ज्यादा है तो आपका जो पार्टिकल है वो कैसा है, हैवी पार्टिकल है। ओके, हैवी पार्टिकल है तो उसके लिए आपके पास मोमेंटम भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। यानी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। ओके, और इफ अगर आपका मास कम है तो जो आपका पार्टिकल है वो कैसा है, लाइट पार्टिकल है, और लाइट पार्टिकल है तो मोमेंटम भी कैसा हो गया, कम हो गया। क्लियर, तो मोमेंटम कम हुआ तो आपके पास जो ग्राफ मिलेगा मोमेंटम और मास के बीच में वो भी कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके, ये भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर भी जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर अब आपका मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए तो इफ p इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो मास इनटू वेलोसिटी है वो भी क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो इसको आप कैपिटल के से डिनोट कर सकते हो, वेयर कैपिटल के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो भी आप ले रहे हो। ठीक है, अगर आपने इसको इसके इक्वल किया तो आपके पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी k अपॉन v, दैट मीन्स m विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, यानी कि जो m है मास वो वेलोसिटी के क्या होगा, एंटी प्रोपोर्शनल होगा। और सिमिलरली आपके पास m भी कांस्टेंट है तो आप वेलोसिटी को भी क्या कह सकते हो, मास के एंटी प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर आपका मास इंक्रीज हुआ, ओके, मास इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर, और अगर आपका मास डिक्रीज होता है तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट दोनों केसेस में आपके पास मोमेंटम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो अगर आप यहाँ पे मास और वेलोसिटी के लिए ग्राफ स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे मास क्या है, कम है, तो वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। दैट मीन सपोज कीजिए यहाँ पे फिर आपके पास मास ज्यादा हो रहा है तो वेलोसिटी कम, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो आपको इस तरीके से मिल जाता है। ये आपके पास मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ हुआ। ठीक है, अब इन कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, क्या सपोज कीजिए कि आपके पास एक कार है और एक ट्रक है। ओके, कार और जो ट्रक है इनकी जो वेलोसिटी है ना वो सेम है, तो आप बताइए क्या कि किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। आपने क्या देखा कि हमारे पास एक तो है कार और एक है हमारे पास ट्रक, और दोनों के लिए हमने क्या बोला कि वेलोसिटी हमारे पास कैसी है, सेम है। फिर हम पूछ रहे हैं कि मोमेंटम क्या होगा। तो बच्चों देखो, वेलोसिटी सेम की कंडीशन में आपका मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास पे। यानी कि जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। तो मास किसका ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कि मास हमेशा ट्रक का ही ज्यादा होगा, तो मोमेंटम भी फिर किसका ज्यादा होगा, ट्रक का ही ज्यादा होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट एक ये हुआ। लेकिन अगर अब मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ, क्या और ट्रक है आपके पास और दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम इज कांस्टेंट। नाउ अब आपके पास यहाँ पर आपने लिया मोमेंटम कांस्टेंट है, तो अब आप मुझे बताइए कि आपके कौन से व्हीकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने, कार एंड ट्रक। ओके, एंड बोथ हैव सेम मोमेंटम है दोनों का, तो आपको बताना है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो आप देखेंगे क्या कि P इज द कांस्टेंट। ओके, यानी कि ये है मोमेंटम कांस्टेंट, और आपने पूछी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की आप बात कर रहे हो। अब आपने देखा कि वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड कर रही है, 1/m पे। ठीक है, अब अच्छा m भी कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पे जो कार है उसको ले ले फर्स्ट पार्टिकल, ट्रक को ले ले हम सेकेंड पार्टिकल, तो m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2, क्योंकि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन से हमारे पास
यहाँ पे V1 अपॉन V2 अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, V1 V2 यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास M2 और ये M1 क्या हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप मिलती है, यानी कि वेलोसिटीज का रेशियो हमें मिल जाता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, हमने बोला था कि ट्रक जो है ना हम उसको क्या ले रहे हैं, सेकेंड पार्टिकल, दैट मीन्स इसका जो मास है वो हमारे पास क्या है, M2। सो वी नो हियर दैट M2 इज ग्रेटर देन M1। ट्रक का मास कार के मास से ज्यादा है। ओके, सो M2 अपॉन M1 इज ग्रेटर देन 1। क्लियर। और M2 अपॉन M1 की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपकी 1 से ज्यादा होगी। सो V1 अपॉन V2 विल बी ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास यहाँ पे V1 क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन V2। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 दैट मीन्स कार, तो कार की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो वैसे यही है कि जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा। सो आपके पास अगर लाइट पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर आपके पास हैवी पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। इसे तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे एक मोटा आदमी है और एक पतला सा आदमी है, तो मोटा आदमी तो तेज नहीं दौड़ सकता ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, कम, और जो पतला सा है वो क्या करेगा, बहुत तेज दौड़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हो जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। मोमेंटम के कॉन्सिक्वेंस में हमारे पास एक कॉन्सिक्वेंसेस और रह जाता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी। तो बच्चा आपके पास अगर हम यहाँ पर मोमेंटम से एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे चाहेंगे, देखो एनर्जी दैट मीन्स हाफ mv², ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं क्या कि हमारे पास P का फॉर्मूला क्या होता है, mv के इक्वल होता है। करेक्ट, हमें क्या चाहिए, हाफ mv², मतलब mv², v का स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा p² एंड दैट इज इक्वल टू m² इंटू v²। ओके, अब आप इसको हाफ mv² में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसे यहाँ पर 2m से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 2m से जब आप इसे डिवाइड कर रहे हो तो m से सिंगल m कैंसिल हो जाता है और आपको क्या मिलता है, mv² अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। सो वी हैव द फॉर्मूला p² अपॉन 2m इज इक्वल टू ek, that means kinetic energy. Okay, and according to this formula we can calculate the value of momentum and this will be equal to the square root of 2mek. क्लियर बच्चा, तो ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप आ जाती है किस किस के बीच में, मोमेंटम और एनर्जी के बीच में। आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि E दैट इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो बच्चों, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है उस पे जो हमने डिस्कस किया था लास्ट में, क्या, फोर्स को। देखो फर्स्ट लॉ जो है उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसका, इनर्शिया को। तो इनर्शिया को जब हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन कर रही है तो मोशन करती रहेगी, कब तक, अनलेस इट एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हो। अब जो फोर्स आप लगाते हो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो आप कहां से लोगी, तो उसके लिए न्यूटन ने क्या किया, सेकेंड लॉ जो है मोशन का वो दिया था। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको कैसे मिलता है कि जब भी आप किसी बॉडी पर जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, जो भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज द इम्प्रेस्ड फोर्स, द इम्प्रेस्ड फोर्स ऑन ए बॉडी। ये जो भी आपके पास होता है ये आपका प्रोपोर्शनल होता है, किसके, इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ change of momentum with time। सो
कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आप ये भी कह सकते हो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। यानी कि कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी मोमेंटम में चेंज होता है, मतलब कोई भी बॉडी जो है मूवमेंट कर रही है तो उसमें मोमेंटम तो जनरेट होगा ही होगा, और उसके मोमेंटम में जो भी चेंज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और अब आप क्या करोगे, उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करोगे, जितने टाइम इंटरवल में वो चेंज वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, फोर्स पे। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो भी आप इम्प्रेस्ड फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? अब ये जो चेंज होता है मोमेंटम में, ये कहाँ होता है, किस डायरेक्शन में होता है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हमने कहा कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, हमारी बॉडी ने उस डायरेक्शन में मूवमेंट किया, तो हमारा मोमेंटम भी कहाँ होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर? सो वी विल राइट हियर द चेंज ऑफ मोमेंटम takes place in the direction of force। तो बच्चों अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो फोर्स होता है वो क्या होता है, dp अपॉन dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, आप देखो चेंज इन मोमेंटम, और वो भी कैसा, रेट ऑफ टाइम चेंज। ओके, मतलब टाइम से आप इसको डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं, साइन रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे वेयर के, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और बच्चों ये जो हमारे पास कांस्टेंट होता है ना, के जो होता है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होती है, बेसिकली डिपेंड करती है जो आप यहाँ पर मेजरमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, लाइक एसआई सिस्टम ले रहे हैं या सीजीएस ले रहे हैं या फिर एफपीएस ले रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करती है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, किसमें, सीजीएस सिस्टम में एंड एसआई सिस्टम बोथ। ओके, दोनों में इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब आप इसकी वैल्यू को 1 अप्लाई करोगे तो आपके पास एफ की वैल्यू क्या होगी, dp अपॉन dt। नाउ p क्या होता है, मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज इक्वल टू द मास इनटू वेलोसिटी। सो हम यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों ये इसका डिफरेंशियल हो रहा है, और जब डिफरेंशियल होता है तो यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि वेलोसिटी जो है उसमें चेंज हो रहा है, बट आपका मास कैसा है, वो तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो वो बाहर आ जाता है। ओके, एंड this will be equal to m dv upon dt। dv upon dt, this is the velocity upon time। okay, this is the change in velocity upon time interval। तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाता है, एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। ओके, वेयर आपने एक तो फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है p इज इक्वल टू mv, और आपने एक एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर क्या, dv अपॉन dt। तो फाइनली ये हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो क्या, कि फोर्स आपको यहाँ पर dp अपॉन dt, और ये किसके इक्वल मिला है आपको, ma के इक्वल मिला है। सो यहाँ पे हमें फोर्स का एक फॉर्मूला मिल जाता है कि जो भी हमारे पास फोर्स होता है वो क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है किसका, फॉर्मूला का। ठीक है बच्चों, तो अब आपको फॉर्मूला मिल जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है कि क्या आप इस फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं जी। कैसे करेंगे, तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं फोर्स इन कंपोनेंट्स फॉर्म। अब हम यहाँ पर जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको कंपोनेंट्स फॉर्म में भी डिस्क्राइब करते हैं एक बार, ठीक है, इन कंपोनेंट्स फॉर्म। स्टूडेंट्स वी नो डेट एफ जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, और बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, dp अपॉन dt होता है। अगर हम यहाँ पे कहें क्या कि जो फोर्स है ना उसकी जो है 3 डायरेक्शन है, मतलब उसके कंपोनेंट्स 3 डायरेक्शन में है, तो आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे कि वेक्टर एफ दैट इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अगर आपके पास फोर्स की ये वैल्यूज है तो ये आपकी किसके इक्वल होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन की होगी। तो यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन होगा इसके भी कितने कंपोनेंट्स होंगे भाई, जितनी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उतनी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन के भी क्या होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे, एंड दे विल बी ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। तो आपके पास यहाँ पर एफ क्या होता है,
ओके, एफ दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप एंड दिस इज इक्वल टू मास। मास के तो कोई कंपोनेंट्स नहीं होते हैं क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता है। एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो अगर आप इनको यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट्स है इनको कंपेयर करते हैं, क्लियर, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के, तो आपको क्या मिलेगा? आप देखो यहाँ पे क्या है आपके पास एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू ए एक्स, ओके, और m इंटू ए एक्स है। इसका मतलब जो भी आपका मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है आपका, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका चेंज इन मोमेंटम, ये हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो ये भी आपका कौन सा होगा? x कंपोनेंट होगा, ओके। एंड एफ वाई दिस विल बी इक्वल टू एम ए वाई एंड दिस इज इक्वल टू डी पी वाई अपॉन डी टी एंड सिमिलरली वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ एफ जेड दैट इज इक्वल टू एम ए जेड दैट मीन्स डी पी जेड अपॉन डी टी। तो बच्चों ये हमारे पास में यहाँ पर फोर्स जो है वो कंपोनेंट्स फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास मोमेंटम में जो चेंज होता है उसके भी हमें 3 डायरेक्शन जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब एक और कॉन्सेप्ट है मेरे पास यहाँ पे, क्या? सिंस वी नो डेट एफ इज इक्वल टू एम ए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है भाई? मास पे, है ना, मास पे डिपेंड करता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मास अगर ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। एंड इफ मास इज डिक्रीजिंग देन फोर्स विल बी डिक्रीजिंग, यानी कि अगर आपके पास हैवी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल जिसका मास ज्यादा है, तो उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। और सिमिलरली इफ यू हैव लाइट पार्टिकल दैट मीन्स मास इज लेस, देन यू हैव टू अप्लाई लेस फोर्स। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सिमिलरली जैसे आपका फोर्स मास पर डिपेंड करता है, आपका जो फोर्स है यहाँ पर हम देखते हैं वो किस किस पर डिपेंड करता है? साथ साथ एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है। इट मीन्स अगर आपके पास मास कांस्टेंट है, ठीक है, मास अगर कांस्टेंट है, देखो बच्चों जब भी हम ये 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, मतलब हमने देखा कि मास और एक्सेलरेशन दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है फोर्स, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप मास पे डिपेंड करता है ना, तो आप बोलेंगे कि आपके पास ए जो है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, जैसे हमने P इक्वल टू एम वी के केस में लिया था, क्लियर। सिमिलरली जब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंस बता रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे क्या कि m जो है वो हमारे पास कैसा है? कांस्टेंट है। तो हमें मिला कि फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन पे, और वो भी डायरेक्टली। इट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आपके पास इंक्रीजिंग है तो आपके लिए फोर्स कैसा हो जाएगा? वो भी इंक्रीज होगा, क्लियर। और अगर आपके पास एक्सेलरेशन डाउन है तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर आपको किसी बॉडी को ज्यादा एक्सेलरेशन देना है तो उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट क्या, कि इफ एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जो फोर्स है वो खुद कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। एंड हम यहाँ पर इसको के इक्वल भी ले सकते हैं, ओके। तो आपके पास यहाँ पर m की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो k अपॉन ए, या फिर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो k अपॉन m। सो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हो तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका मास जो है वो एक्सेलरेशन के एंटी प्रोपोर्शनल होगा, ओके। और जब आप इसको देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सेलरेशन है वो मास के एंटी प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मास आपका ज्यादा है, और जब आपका फोर्स सेम है ना, सेम फोर्स के लिए, मतलब आपके पास अगर 2 पार्टिकल्स है, लाइक एक कार है और एक ट्रक है, तो ट्रक का मास क्या हुआ? ज्यादा हो गया। सो ट्रक इज अ हैवी पार्टिकल। तो सेम फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो ट्रक में एक्सेलरेशन कम होगा, बल्कि आपकी कार में एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज कार हैज लेस मास, क्लियर। सो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर आप एक्सेलरेशन और मास दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है बेटा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है, और इसमें आपके लिए F कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। F की वैल्यू, फोर्स इज द कांस्टेंट।
अब सिंपल आपने देखा m और a का कॉन्सेप्ट है, तो मैं अगर दो पार्टिकल की बात की तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उनका एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा, तो वो क्या होगा। देखो आपने देखा यहाँ पे ma इज कांस्टेंट, तो अगर आप दो पार्टिकल्स की बात करते हो तो उसके लिए m1a1 विल बी इक्वल टू m2 a2। सो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या, a2 अपॉन a1, यानी कि इनके एक्सेलरेशन का रेशियो। सो a2 अपॉन a1 दैट मीन्स a1 यहाँ शिफ्ट हो गया, m2 यहाँ शिफ्ट हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू m1 अपॉन m2। सो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे इफ a2 इज ग्रेटर देन a1, अगर a2 की वैल्यू ज्यादा है तो मास कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स m2 इज लेसर देन m1 एंड इफ a2 is less than a1, m2 is greater than m1। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इम्पल्स और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल एंड वॉचिंग ऑल्सो।